तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, जनन स्वास्थ्य। अब ये सुनने में भले ही एक डॉक्टरी मामला लगे, लेकिन असल में ये हमारे पूरे जीवन से, एक स्वस्थ समाज की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये जनन स्वास्थ्य आखिर है क्या। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की परिभाषा बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक यानी हर पहलू से पूरी तरह स्वस्थ होना शामिल है। मतलब साफ है, सिर्फ बीमारियों का ना होना ही काफी नहीं है, बात उससे कहीं आगे की है। एक सच में स्वस्थ समाज तो वो है जहां लोगों के आपसी रिश्ते भी भावनात्मक और व्यवहारिक तौर पर मजबूत हों, और ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन असल जिंदगी में एक देश और उसके लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं, इसे हासिल करने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और कौन सी रणनीतियां अपनाई गई हैं, चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती की, बढ़ती आबादी। भारत के जनन स्वास्थ्य के पूरे सफर में ये एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है। और ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि 1951 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कोई छोटी बात नहीं थी। फिर समय के साथ इन कार्यक्रमों को लगातार बेहतर बनाया गया और आज जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी RCH इसी लंबी सफर का एक अहम पड़ाव है। इस आबादी के बढ़ने की रफ्तार को समझने के लिए चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, साल 1900 में पूरी दुनिया की आबादी कितनी थी? महज 2 अरब के आसपास। लेकिन फिर सिर्फ 100 सालों के अंदर यानी साल 2000 आते आते ये आबादी 3 गुना होकर 6 अरब पर पहुंच गई। ये एक जबरदस्त उछाल था जिसने पूरी दुनिया के संसाधनों पर जाहिर है बहुत दबाव डाला। अच्छा, अब वापस भारत पर आते हैं। आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी लगभग 35 करोड़ थी और साल 2000 तक ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़कर 1 अरब को भी पार कर गया। इस विस्फोटक बढ़त का सीधा असर देश के हर संसाधन पर पड़ा, चाहे वो भोजन हो, पानी हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हो। अब इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों को छोटे परिवारों के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी था और यहीं से जन्म हुआ उस बहुत ही मशहूर नारे का, हम दो हमारे दो। ये उस दौर के अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया था। तो ठीक है, आबादी की चुनौती तो थी, लेकिन इससे निपटने के लिए समाधान क्या थे? जवाब था जन्म नियंत्रण यानी गर्भनिरोध के अलग अलग तरीके। तो सवाल यह है कि एक आइडियल गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, उसे इस्तेमाल करना आसान हो, वो असरदार हो, आसानी से मिल जाए और हाँ, सबसे जरूरी उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हों। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गर्भ निरोध के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्राकृतिक, जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से बचाने के सिद्धांत पर काम करता है, और दूसरा है बैरियर मेथड, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है एक दीवार की तरह काम करता है और शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से फिजिकली रोक देता है। इसका सबसे आम उदाहरण है कंडोम। पुरुष कॉन्डोम जो पतले रबर या लेटेक्स से बना होता है, एक बहुत ही कॉमन बैरियर मेथड है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये सिर्फ गर्भधारण ही नहीं रोकता, बल्कि यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs से भी सुरक्षा देता है। इसके बाद आता है एक और असरदार तरीका, IUDs यानी अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, जैसे कि कॉपर टी। इसे कोई डॉक्टर या अनुभवी नर्स सीधे गर्भाशय में लगाते हैं और क्योंकि ये लंबे समय तक काम करता है, ये भारत में एक काफी लोकप्रिय विकल्प रहा है। फिर आती हैं खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, जिन्हें हम आमतौर पर पिल्स कहते हैं। इनमें कुछ खास हार्मोन्स होते हैं जो शरीर में अंडा बनने की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। और यहाँ एक खास बात यह है कि सहेली नाम की एक बहुत मशहूर गोली भारत में ही लखनऊ के CDRI में विकसित की गई थी। और आखिर में आते हैं स्थायी तरीके। पुरुषों के लिए इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वैसेक्टमी कहते हैं और महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टमी। इसे आम भाषा में नसबंदी भी कहा जाता है और ये परमानेंट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और ज्यादा जटिल स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों की। ये वो मामले हैं जहां एकदम साफ मेडिकल और कानूनी नियमों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन यानी MTP, जिसे आम भाषा में गर्भपात भी कहते हैं।
भारत में इसे 1971 में ही कानूनी बना दिया गया था ताकि इससे असुरक्षित तरीकों से होने वाले खतरों से बचाया जा सके। इसके नियम साफ हैं। 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर और 12 से 24 हफ्ते के बीच 2 डॉक्टरों की सलाह पर इसकी इजाजत है, लेकिन केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही। जनन स्वास्थ्य का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है यौन संचारित संक्रमण यानी STIs। इनमें गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और हाँ, सबसे खतरनाक HIV एड्स जैसी कई बीमारियां शामिल हैं। इनसे बचने के कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं। पहला, अनजान या एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से बचें। दूसरा, यौन संबंध बनाते समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और तीसरा, अगर जरा सा भी शक हो तो बिना देर किए किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें। अब एक और ऐसे विषय पर बात करते हैं जो कई जोड़ों को प्रभावित करता है, वो है बंध्यता या बांझपन। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के समय में कई नई टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। इन तकनीकों में सबसे ज्यादा मशहूर है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु को लैब में मिलाया जाता है, जिससे भ्रूण यानी जाइगोट बनता है। फिर उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब सहायक जनन तकनीक यानी ART का ही हिस्सा है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी और खूबसूरत बात, इन सारी टेक्नोलॉजीज के अलावा हमें ये भी समझना होगा कि जो जोड़े संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए कानूनी तौर पर किसी बच्चे को गोद लेना सबसे बेहतरीन उपायों में से एक है। ये एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ एक परिवार को पूरा करता है, बल्कि एक बच्चे को एक प्यारा। कैसा लगा वीडियो? एनिमेशन सही था? इससे आपको समझ में आया? कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ये सारे बताइए। और इसका रहा बात इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्द ही ला रहे हैं। उसमें हम खुद कराएंगे। इसमें एनिमेशन उतना नहीं रहेगा, बस एनिमेशन प्रॉम्प्ट विजुअल रहेगा, ठीक है? वो भी एनिमेटेड ही रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और टेंशन मत लीजिए, लगभग 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी चैनल ग्रो हो। तो हम लाइव भी आए तो जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, तब तो लेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए बाय।